टी अमरनाथ का पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम लोग एमएससी में पढ़े थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था। पतली सी बुक है, मुझे लगता है हार्डली 150-200 पेज होंगे। सस्ती भी है बट इट इज क्वाइट गुड बुक। बहुत अच्छा बुक है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी उसमें दिए हुए हैं। तो अगर कहीं से मिलता है देन यू ट्राई टू स्टडी फ्रॉम देयर आल्सो। उसमें क्लासिफिकेशन और अच्छे से किया हुआ है। टी अमरनाथ, बड़ा पतली सी बुक है, मतलब इन फ्यूचर भी बहुत काम आती है। जब भी हमको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ करना होता था, पढ़ना होता था, तो मैं उसी को पढ़ता था। ऐसे बाकी तो क्रेजी है ही है जितने बता रहे। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ। ऐसे ही जो है कल भी डिस्टर्ब हो गया था, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत पीछे हो जाएगा सब कुछ। आवाज आ रही है? शुरू करें? Yes, sir. Okay. So we were trying to classify a PD. PD बेसिकली 4 टाइप का होगा, लीनियर होगा, सेमी लीनियर होगा, क्वासी लीनियर होगा और नॉन लीनियर होगा। ठीक है, हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर पीडी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर में नहीं जा रहे। ऑर्डर मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा और डिग्री 1 सॉरी ऑर्डर 1 का एग्जिस्ट करेगा। सो वी आर गोइंग टू classify a PD in 4 different types. So when do we say that it is linear? If you can write your PD in this form. इसका बेसिक तरीका यह है कि जो भी आपके अननोन वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज जेड हियर, जेड है ना, तो जेड और उसके डेरिवेटिव, जेड और उसका डेरिवेटिव, ये ध्यान देना है। तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव हमको पता है डेल जेड बाई डेल एक्स और जेड बाई डेल वाई ही आता है। तो अगर जेड और उसके डेरिवेटिव लीनियरली अपीयर हो रहे हैं इक्वेशन, लीनियरली मतलब समझ में आता है, इनके पावर 1 हो, 1 के अलावा कुछ और रहा हो, हाँ डिग्री 1 हो, तो सर सारे टर्म पे डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे पी की पावर 1 है, क्यू की पावर 1 है, जेड की पावर 1। मान लो जेड अगर नहीं भी है इसमें तो भी लीनियर ही होगा, ठीक है ना, या क्यू नहीं है तो भी लीनियर ही होगा। सो इफ यू आर हैविंग योर इक्वेशन सो दैट पी क्यू एंड जेड आर अपीयरिंग लीनियरली, तो मान लो अगर पी इंटू क्यू हो जाए तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है वो दोनों का डिग्री क्या है, ऐड होगा। p इंटू क्यू मतलब p की पावर 1 q की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 नहीं रहा, तो इसलिए जो है उसको लीनियर आप लोग नहीं बोलोगे। आगे सर इसलिए आप देख रहे होगे। हाँ सर, p और q तो दोनों अलग अलग है ना वेरिएबल सर? हाँ बिल्कुल अलग अलग है। तो सर उसके पावर ऐड कैसे होंगे? ऐड नहीं, मतलब क्लासिफाई करने में आपको ये ध्यान देना है, ये टेक्निक को यूज करना है। P में क्या है, जेड अपीयर हो रहा है समहाउ, डेल जेड बाई डेल एक्स है, और Q में भी डेल जेड बाई डेल वाई है, तो जेड तो दोनों जगह आ गया ना, तो जेड पे देखो तो एक तरह से जेड पे पावर बढ़ जाएगा। आगे समझे सर? जैसे जो इक्वेशन दिया हुआ है सर, हाँ उसमें सर जेड को सर हम छोड़ के जैसे p प्लस क्यू इज इक्वल टू एस स्क्वायर रहेगा, तब उस कंडीशन में हम दिए गए पीडी को लीनियर बोल सकते हैं? लीनियर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर एक्स स्क्वायर रहा तो, लेकिन जेड स्क्वायर हो गया तो नहीं बोलेंगे। जेड स्क्वायर हो गया तो वो एक्स और वाई का वेरिएबल हो गया, इसलिए बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं हम लोग जेड नहीं ला रहे हैं इनके कोफिशिएंट में, स्मॉल पी के कोफिशिएंट में जेड नहीं है, स्मॉल क्यू के कोफिशिएंट में भी जेड नहीं है। अगर यहाँ जेड आया इसका मतलब ये हो गया कि जेड भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो पी जेड टाइप का भी टर्म नहीं होना चाहिए। आगे समझे, उसको आप सिंपली जो है एक्स इंटू वाई समझो,
अगर x इंटू वाई अगर दोनों के दोनों अननोन है तो वो लीनियर नहीं बोला जाता है। जैसे कि सर हम लोग की ओडी में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से हाँ, इसमें z डी जेड बाई डी एक्स या फिर बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे समझ में? सर टोटल हम लोग 4 कंडीशन पढ़े थे कि ये 4 कंडीशन यदि रहती है तो वो लीनियर नहीं होगी, वो लीनियर दिखने के बावजूद भी, जैसे सर लॉगरिदम फंक्शन के साथ, उसके बाद हाँ हाँ हाँ, वही सारी चीज नहीं, वो सब चीजें तो छोड़ दो, उसको वो भी कह सकते हैं, वो वन वेरिएबल में होता है। यहाँ पे आपका वेरिएबल एक तरह से देखो तो वन नहीं है ना, एक तरह से जेड भी है, पी भी है और क्यू भी है, तीन चीजें हैं आपके पास यहाँ पे। तीनों को एट द सेम टाइम ध्यान देना है, अगर तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए तो लीनियर नहीं बनेगा, या एक इसमें से दो भी मल्टीप्लाई होके आ गए तो लीनियर नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स अगर लॉग वाला जो कह रहे हो आप लोग या एक्सपोनेंशियल कह रहे हो तो e की पावर p आ गया तो भी नॉन लीनियर हो जाएगा, तो सबको पता है। या सर साइन कोस के फॉर्म में आता है फिर भी नॉन लीनियर होगा, वो भी नॉन लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल नॉन लीनियर हो जाएगा। साइन p हो गया, cos p हो गया, ये सब तो सब नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है ना। लीनियर फंक्शन सिर्फ मतलब उसकी पावर 1 हो, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ भी आप ले लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो या जो है इवन nth डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, दे आर ऑल नॉन लीनियर। तो आप सिंपली इस इक्वेशन को ध्यान दो बस, अगर आप अपने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख पाते हो तभी इसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। जैसे ये इक्वेशन देखिए आप, एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो है अब कोई ये कह सकता है सर y तो मल्टीप्लाई हो गया, हम y और x को नहीं बोल रहे हैं, y और x क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसको ध्यान नहीं देना, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे बस फोकस करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है, और z है तो इस वजह से डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी z आ रहा है। अरे समझ में? यस सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि p इस टर्म में लीनियर है कि नहीं है ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही इस टर्म में q लीनियर है, इस टर्म में z वाला लीनियर है। यहाँ पे अगर साइन z हो जाता है या साइन p हो जाता है, साइन q हो जाता है, तब ये जो है लीनियर नहीं बोलते। ये मैं आपको IIT कानपुर की बात बता रहा हूँ कि 4 साल पीडी पढ़ने के बाद भी बच्चे क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूजन हमेशा उनको बना ही रहता है कि सर y और p आ गया तो तुम नॉन लीनियर हो गया। ऐसा नहीं है, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन z, p एंड q। ये समझ में आ गया? बात थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लीनियर में, सेमी लीनियर में, क्वासी लीनियर में। नॉन लीनियर वाला थोड़ा सा जो है मतलब स्ट्रिक्टली दिखता है, लेकिन जो है इन तीनों में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। देखिए अगला वाला, सेमी लीनियर में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए तो सेम है। हेलो, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड एकदम सेम है, p और q के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उसमें z नहीं आ रहा है। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने इसको जो है जनरल फंक्शन ले लिया xyz का, इसका मतलब z जो है हो सकता है नॉन लीनियरली अपीयर हो जाए। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये पीछे वाला तो इसी में आ जाएगा, ये दोनों को अगर क्लब किया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ xyz, है ना? ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो एक तरह से लीनियर है, उसमें लीनियर का है, आगे समझ में। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा तो जेड में जो है ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। जेड में सिर्फ जो है नॉन लीनियरिटी आ सकती है, पी और क्यू में नहीं। सेम टाइम पी और क्यू के साथ में जो है ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए जेड। हो रहा है क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान देना है कि P और Q जो है Z के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए सेमी लीनियर केस में, बट Z जो है नॉन लीनियरली अपीयर हो सकता है अलग से। जैसे यहाँ Z स्क्वायर हो जाए तो चलेगा, ठीक है। पिछले वाले में नहीं था ऐसा। तो कोई ये बोलता है कि सर ये जो है ये वाला भी और वो वाला भी तो सेम ही फॉर्म में है,
शेप में है एक तरह से, इसे नहीं है, कह सकते हैं वो ये वाला जो है उसी क्लास में जाके बिलोंग कर जाए, ये एक तरह से उसी का सबसेट टाइप का हो गया, क्यों ये ना, तो वो जो है इसके अंदर कंटेन हो जाएगा एक तरह से। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस पे आप ध्यान नहीं देना है, दो दिस इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई, नॉन लीनियर फंक्शन इन एक्स एंड वाई। अभी भी ये लीनियर इधर का टर्म बना हुआ है, वैसे ही ये भी लीनियर बना हुआ है, बट यहाँ जेड में नॉन लीनियरिटी आ गई, साइन की वजह से जेड में नॉन लीनियरिटी आ गई। यहाँ जेड स्क्वायर ना भी होता, जेड भी होता तो भी ये नॉन लीनियर हो जाता है, जेड में होता ना। एकदम केयरफुली देखो, बढ़े आगे। यस सर। नाउ क्वासी लीनियर, अब क्वासी लीनियर में देखिए क्या है, जेड जो है अब तीनों जगह आ गया, अभी भी पी और क्यू जो है लीनियरली अपीयर हो रहे हैं, पी और क्यू लीनियरली अपीयर हो रहे हैं एक तरह से, बट जेड जो है आपको स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप जिस पावर स्क्रीन हैज बीन स्टक, स्लाइड नहीं हो, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो रहा है आज, नेटवर्क इशू के कारण सर। चला गया, नहीं नेट तो है, एक मिनट, अभी चेंज क्या करें, क्या करें अभी, रिज्वाइन का क्या, यस सर रिजवाइन हो, तब प्रेजेंटिंग एक बार करते हैं, रुकिए कैसे शेयर करते हैं, अभी चेंज हो रहा है, नो सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हो रहा है चेंज, तो आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, नो सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अच्छा यार, हाँ जस्ट मिनट, चेंज हो रहा है, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, तो सर फोटो इज विजिबल सर, अब नाउ इट्स विजिबल। अब यस सर विजिबल, फोटो विजुअल है, विजुअल हो गया, नाउ इट्स विजिबल। चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस सर हाउ इज चेंजिंग, ठीक है, यस सर। ओके, तो ये वाला जो है सेमी लीनियर वाला आप लोगों ने देख लिया कि सेमी लीनियर में क्या होना है, पी और क्यू लीनियरली आने चाहिए, एट द सेम टाइम उसमें जेड नहीं आना चाहिए, जेड के साथ में पी और क्यू नहीं आना चाहिए, जेड जो है अलग आ सकता है नॉन लीनियर टर्म के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा था मैं जेड भी हो जाए तो भी ये नॉन लीनियर बना रहेगा बिकॉज ऑफ साइन टर्म, है ना। अब जो है क्वासी लीनियर का, ये क्वासी लीनियर में क्या है, पी और क्यू के जो टर्म्स है वो लीनियरली आने चाहिए, जेड जो है नॉन लीनियरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है इनके साथ में। तो पिछले वाले का थोड़ा सा ज्यादा जनरलाइजेशन है, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड पेन लगाया हुआ है उन्होंने, लाल जी ने, कि इस टर्म पे ही फोकस करना है आपको, तो चाहे लीनियरली आए या नॉन लीनियरली आए, नाउ इट कैन बी मल्टीप्लाइड विद पी एंड क्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पी और क्यू तो लीनियरली आ रहे हैं बट जेड के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, तो ये तो नॉन लीनियर टर्म हो ही जाएगा अल्टीमेटली, ये भी नॉन लीनियर टर्म हो जाएगा, बट इसको क्वासी लीनियर बोलते हैं। इधर भी आप कुछ भी ले सकते हो एक्स वाई जेड का फंक्शन, ओके। नाउ नॉन लीनियर क्वेश्चन,
तो नॉन लीनियर जान ही रहे हो, जो तीनों में नहीं होगा वही चौथा नॉन लीनियर होगा। साइड बुक कर रहा है। यस सर विजिबल। हाँ। तो आप ये देख रहे हो कि पी और क्यू जो है आपको मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे, जो कि टर्म इधर कहीं नहीं था, उस टाइप का टर्म कहीं नहीं था। किसी में भी आप देखोगे तो पी और क्यू एक साथ नहीं आ रहे थे। सम के बाद तो आ सकते हैं, मल्टीप्लाई होके नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे नॉन लीनियर हो जाएगा। एक और इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर बताओ मुझे, तब मैं मानू समझ आया है। पी जेड इक्वल टू क्यू सर। जेड इक्वल टू क्यू नॉन लीनियर नहीं होगा, क्वासी लीनियर हो जाएगा। सर साइन पी इंटू कॉस पी इज इक्वल टू जेड सर। हाँ ये हो जाएगा, साइन पी इंटू कॉस पी इक्वल टू जेड। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सर e का पावर p इंटू या प्लस e का पावर q इज इक्वल टू e का पावर z। बिल्कुल बिल्कुल। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड क्या होगा? इक्वल टू 1 बोले। हाँ इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड क्या होगा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर सर। अब समझ में आ गया ना चारों को कैसे क्लासिफाई करना है। इस पे बड़ा फोकस करना है। कंफ्यूजन जो है ना क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर में होता है। लीनियर और नॉन लीनियर वाला तो बड़ा क्लियर रहता है। तो ये इवन मैं जो है जानता हूँ आईआईटी कानपुर की स्टोरी कि दोज हु हैव डन देयर पीएचडी इन पीडीज दे आर अनेबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ तो फैकल्टी इंटरव्यू के लिए आए थे वहां पे, वो भी नहीं बता पाते, भूल जाता है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भूल गए होंगे, ऐसा नहीं आता है, बट कंफ्यूज होके भूलता है कंफ्यूजन की वजह से। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि क्लासिफिकेशन आपको बड़ा अच्छे से आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप कभी भी इसको जब देखो तो तुरंत जो है समझ जाओ कि हाँ ये वाला पीडी है। आता भी है, नेटेड में क्वेश्चन आता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसको भेजा है या नहीं भेजा अभी तक? नहीं भेजा होगा तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। नहीं सर भेजा गया। अच्छा ठीक है। तो ये तो नोट्स जो है लाहा जी के थे। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर नोट्स व्हिच इज टेकन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। ठीक है ना। 5 कोर्स में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए अपना नोट्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ सर कुछ कंटेंट भेज दिया कीजिए रिलेटेड टॉपिक के सर, क्योंकि आपके पास लॉट ऑफ बुक होंगे सर। बहुत सारा है, मतलब उतना भेज दूंगा तो फिर परेशान हो जाओगे ना तुम लोग। नहीं सर, रिलेटेड टॉपिक के लिए सर जो जिस बुक का क्लासिफिकेशन नहीं, मैं स्नेडन भेजा हूँ ना सर। सेलेक्टिव रीडिंग भेज दीजिए, सेलेक्टिव रीडिंग्स। अब जैसे ये देखो स्नेडन भेजा हूँ मैं, यहाँ पे व्हाट्सएप में दिख रहा है। यस सर यस। इसमें जाके आप देखोगे तो जो मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हम ये कहते हैं चलो अनसॉल्व एग्जाम्पल ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल जितने हैं उसको ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन मैं बोला ना टी अमरनाथ वाली बुक, वो अगर मिल जाती है, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, वो उसकी हार्ड कॉपी है, वो भी पता नहीं किसी को दिया हूं क्या। तो वो अगर बुक मिल जाती है तो ये पोर्शन बड़ा अच्छे से दिया हुआ है उसमें, क्लासिफिकेशन वाला और अब तक जो पढ़ाया फॉर्मेशन में पीडी वाला। ऑफ कोर्स जो है एमडी राय सिंघानिया में तो बहुत ही ज्यादा दिया हुआ, लेकिन उसमें गलतियां बहुत होती है, इसलिए मैं जो है रिकमेंड तो नहीं करूंगा। बट दोज हु वांट टू डू प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, दे कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम देयर, क्योंकि वहां पे आपको मैच करने के लिए आंसर मिल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो नाउ आई शुड स्टार्ट फॉर्मली। ऐसे तो बहुत सारा है इसमें, तो हम लोग जो है सेलेक्टिवली जो हमारे सिलेबस में है वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट अस
बहुत सारी चीजें इसमें जो है आपको मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड उनके लिए कुछ कुछ चीजें जो है अच्छी है इसमें, तो वो चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम सिलेबस से बहुत बाहर चले जाएंगे। उतना बाहर जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों को अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। तो जो पोर्शन आपको पढ़ना है उस पे आते हैं। यस, इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग डील करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन बोलते हैं उसको, जब पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? ये दिख रहा होगा? यस सर। तो हम जो 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 टॉपिक पढ़ना है वही ये कर रहे हैं। बाकी अगर जरूरत होगा आप लोगों को ये मतलब मन होगा तो मैं पूरा भेज दूंगा, क्योंकि उसमें इसमें बड़ा अच्छा जो है इंटीग्रल, सरफेस, इंटीग्रल कर्व, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब सारा कुछ है। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि नहीं है तो हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। सो आई विल बी टू द पॉइंट ओनली। तो लैग्रेंज इक्वेशन जब सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। एक मिनट, कोई फोन आ रहा है, जरूर। हेलो हेलो, हाँ, पपीता आया हुआ है क्या? क्या पपीता आया हुआ है क्या? किस लिए? कौन बोल रहा है पपीता आया हुआ? वो है क्या नीचे वाली तुम्हारे दोस्त? नहीं, ले जाओ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो है वही मैं बोल रहा था कि टी अमरनाथ अगर होता तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि उसमें वही मेथड वैसे ही क्यों अडॉप्ट करते हैं, कि क्यों जो है जब पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर टाइप का हो इक्वेशन। हेलो, यस सर। पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये समझ रहे हो? पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर जब बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी और स्मॉल क्यू तो बताया हूं। जो कैपिटल पी है दैट मे बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो सकता है। ऐसे ही क्यू 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 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू आर, आर इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर आपका इस तरह से है इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म। उसको क्या करेंगे, एक्चुअली वो क्या होता है, वो पीडी रहता है, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस करके हम ओडी में लेके आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ ओडी में। और सिस्टम ऑफ ओडी को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सो योर इक्वेशन इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म। हम अभी बस मेथड बता रहे हैं, बाद में हम उसको डिटेल में बताएंगे क्यों जो है वो मेथड जो है अडॉप्ट हो रहा है। तो हम चूंकि इसको करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत है इसका, थोड़ा सा हम लोग जो है फैमिली ऑफ कर्व के बारे में जान। तो सपोज योर इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म। ये क्या है? एक तरह से ओडी है, ओडी है ना ये देखिए। यस सर, कंप्लीट डिफरेंशियल। हाँ, कंप्लीट डिफरेंशियल है। dx by dy या dy by dx लिख सकते हैं। dy by dx इज सम फंक्शन ऑफ xy आ जाएगा। q by p इज ए फंक्शन ऑफ xy। q भी फंक्शन ऑफ xy है, p भी फंक्शन ऑफ xy है, तो ये जो है फंक्शन ऑफ xy हो जाएगा। ऐसे ही जो है dy by dz निकाल सकते हैं, dz by dy निकाल सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करके आप सॉल्व कर सकते हैं अगर है तो। गॉट इट? सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ओडी। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि जो पीडी गिवन है उसको हम लोग ओडी फॉर्म में ले आए, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्टोरी अबाउट ओडी एंड देयरफॉर वी कैन सॉल्व इट इजी। तो यही तरीका है। नाउ इस तरह से अगर जो है इक्वेशन को लिख लिए, तो p जो है कोफिशिएंट ऑफ dx होता है वहां पे, सॉरी p जो है स्मॉल p का कोफिशिएंट होता है, कैपिटल Q जो है स्मॉल q का इक्वल टू r होना चाहिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो r होता है ना वो लेफ्ट साइड में ही दिया रहता है, सो यू हैव टू टेक इट टू राइट हैंड साइड and then you have to substitute the value of r। तो ये जो है यहां से आ जाएगा, एंड देन इसमें से कोई भी दो पिक करके, पहले मान लो ये फर्स्ट टू पिक कर लिया, फिर जो है लास्ट टू पिक कर लिया, एंड देन जो है आप चाहो तो फर्स्ट एंड लास्ट पिक कर सकते हो। तो चूंकि यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं एक तरह से, एक ही में क्लब है,
तो तीनों से आप जो है सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे, मान लो फर्स्ट टू को ले लिया, तो यू आर गोइंग टू गेट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो है कह रहा है कि वी हैव सीन दैट इंटीग्रल कर्व्स of set of differential equations this form a two parameter family of curve in three dimensional space, and if we can derive two relations, अगर हम derive कर पाते हैं दो relation इस टाइप का, u1 of xyz और u2 of xyz, then क्या करेंगे, c1 c2 को वैरी करके we get a two parameter family of curves satisfying one। इसको satisfy करते हुए हमारे पास दो पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। ये जस्ट अभी लिटरेचर है एक तरह से, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्क्राइब मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल कर्व्स ऑफ दिस सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो अब जो है कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर इंटीग्रल कर्व क्या होता है ना? तो इंटीग्रल कर्व के लिए पीछे के लेक्चर में भेज दूंगा, आप पढ़ लेना वहां से। इंटीग्रल कर्व थोड़ा बहुत आप लोगों ने जब वहां पे पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, कर्व ट्रेसिंग, तो वहां पे देखा होगा। वो एक तरह से कर्व ही समझो, वो जो है इंटीग्रेशन से आएगा, इसलिए उसको इंटीग्रल कर्व। तो नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस, तो यही मैं बोल रहा था, इस टाइप का मान लो आपके पास इक्वेशन है। So along any tangential direction through a point yz to this we have, समझ आ रहा है क्या है? ये हमारे पास एक कर्व है, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कि इस पॉइंट से पास करता है। अरे समझ में? यस हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन। सो अगर ये जो है दिस इज ए सुटेबल वन पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेस हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों अपीयर हो रहे हैं। तो जेड कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या डिनोट करता है? सरफेस करता है डिनोट। अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रहता है तो कर्व देता है, पता है ना? तो अगर z एज ए फंक्शन ऑफ x y आएगा तो सरफेस देगा। ये होता है। अगर मान लो z के लिए सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या होता है सर? यानी कि वहां पे हम लोग को स्लोप मिल रही थी, यहाँ पे हम लोग को सरफेस मिलेगी। स्लोप नहीं मिल रही थी, कर्व मिल रहा था। कर्व और सरफेस सब। तो dy by dx, dy by dx नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ये वो तो रिलेटेड होता है एंगल से, उसको छोड़ो, टेंजेंट से मतलब होता है। ठीक है सर? यू हैव टू जस्ट लुक एट द कर्व। कर्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो कर्व है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए वन पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेस। क्योंकि सिस्टम ऑफ सरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि C जो है आपका वैरी कर सकता है, कांस्टेंट है ना। तो एक C1 लोगे तो एक सरफेस मिल जाएगा, C2 लोगे दूसरा सरफेस मिल जाएगा, C3 लोगे तीसरा सरफेस मिल जाएगा। इसलिए सिस्टम ऑफ सरफेस हो जाएगा। जैसे आप देखो ना, स्फीयर ही ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर को वैरी करते जाओगे तो नए नए सरफेस, नए नए स्फीयर्स मिलते जाएंगे ना अलग रेडियस के। उसी की बात करते हैं। Then the tangential direction of integral curve through the point this is also tangential direction to this surface। यही कह रहा है कि जो इंटीग्रल कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी कर्व होगा वो जो है इस पॉइंट से, वो जो है इस इंटीग्रल कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगा। एंड देयरफॉर आप अगर जो है ये लेने जाओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ PQR एंड ग्रेडियंट ऑफ U1। U1 क्या है? ये सरफेस है। तो सरफेस का ग्रेडियंट ही टेंजेंट डिनोट करता है। अगर थोड़ा बहुत टेंजेंट के बारे में आइडिया हो, नहीं आइडिया हो तो पीछे थोड़ा पढ़ा सकता हूं ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है वही जो लेक्चर 1, 2, 3 दिखाया ना मैं, उसमें डिटेल में है। तो अगर इस पे टेंजेंट लेना है, टेंजेंट एक तरह से देखो, आप वन डायमेंशन में क्या करते हो टेंजेंट के लिए? बताइए क्या निकालते हो? y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है, तो आपको टेंजेंट खींचना हो या एंगल देखना हो तो क्या करते हो?
तो dy by dx डिवाइड बाई dx निकालते हैं। वैसे ही अगर जो है मोर देन वन वेरिएबल में आप जाओगे तो उसमें ग्रेडियंट वाला जो है रोल टेंजेंट वाला रोल जो है ग्रेडियंट ले लेता है, या एंगल वाला रोल ग्रेडियंट ले लेता है। यही कह रहा है। अब चूंकि टेंजेंशियल है ना, तो कोई भी दो लाइन टेंजेंशियल कब होती है, दो कर्व टेंजेंशियल कब होते हैं, किसी पॉइंट पे उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है वहां पे? 90 डिग्री। जीरो होता है जी। 90 में तो नॉर्मल हो जाएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ते हो ना, यस सर। तो जीरो हो जाएगा ना। तो Yes, Yes, sir. यही ये डिनोट कर रहा है कि ये मान लो पी क्यू आर आपका एक वेक्टर है और आपने ग्रेडियंट लिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर ले लिया देन इट इज गोइंग टू बी जीरो। सर हम लोग आगे सर। ग्रेडियंट है वो असल में स्लोप होता है क्या कि कुछ और होता है? असल में स्लोप नहीं होता है, वो जो है क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में आपका स्लोप डिनोट करता है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे अब जो है मोर देन वन वेरिएबल में अगर हो तो डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है ना। यस तो सर। डेल u1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा डेल u1 बाई डेल x, डेल u1 बाई डेल y, डेल u1 बाई डेल z, अगर तीन है तो। ऐसे ही अगर n डायमेंशन में तो n कंपोनेंट आते हैं। वन वेरिएबल में जब रहते हैं तो सिंपली डेल u बाई डेल x रहता है। डेल u बाई डेल x इन वन वेरिएबल इज इक्विवेलेंट टू dy बाई dx, ठीक है ना। यस सर। वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव इक्विवेलेंट हो जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के। तो वही कह रहे हैं हम लोग कि ये जो है इसी चीज को जो है मैथमेटिकली इलैबोरेट किया गया एक तरह से। आगे समझ में, टेंजेंशियल होने के लिए दोनों पे टेंजेंट होगा, इस इंटीग्रल कर्व पे भी और इस पे भी, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन टू दिस सरफेस, जो सरफेस गिवन है उस पे भी। तो ये हमारा सरफेस है, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वन। और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये इसको मैं बोला था डेल u1 बाई डेल x, डेल u1 बाई डेल y और डेल u1 बाई डेल z है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे ये x है, ये y होना चाहिए, z होना चाहिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है। तो p डेल u1 बाई डेल x प्लस q डेल u1 बाई डेल y प्लस r डेल u1 बाई डेल z होना चाहिए। यही सेम रिपीटिशन शायद इधर हो गया है, सो यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। तो टू फाइंड u1 हमें फाइंड करने के लिए हम लोग चूज करेंगे फंक्शंस p1 q1 r1 सो दैट दिस इज देयर and then p1 plus q1 plus r1 is 0। यहाँ पे p1 देखो अब सही कर दिया। यहाँ पे p1 जो है डेल u1 बाई डेल x है, q1 जो है डेल u1 बाई डेल y है और r1 डेल u1 बाई डेल z। तो इससे अगर आप रिलोड करोगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन। So du1 is going to be p1 dx, q1 dy and r1 dz। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जानते हो आप, इंटीग्रेट करोगे तो u1 आपको मिल जाएगा। यही निकालना भी था, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको ये मिल जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। तो ये रिमार्क मैं छोड़ रहा हूं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में है, dx by p dy by q इक्वल टू dz by r, है ना। यस सर। तो यहाँ अगर कंपेयर करिए तो p जो है इसका जो dx के नीचे आ रहा है वो जो है p है, कैपिटल P, dy का नीचे वाला कैपिटल Q है और r जो है dz के नीचे वाला है। तो अगर हम इस तरह से चूज करें, ये देखो ये इंस्पेक्शन से आता है, आपको जो है बस क्या करना है, आपको डिफरेंट गेसेस मारने हैं। आप ये पूछ सकते हो कि सर जो है ये कहां से आप निकाले, ये कहां से आया, कैसे आया। तो इट विल कम फ्रॉम इंस्पेक्शन। तो अगर जो है p1 को 1/z ले लिया, q1 को भी 1/z ले लिया और r1 को -x प्लस y अपॉन z स्क्वायर लिया। सर क्यों लिया इसे सर, वही तो समझ में नहीं तो आ रहा। इंस्पेक्शन उसको जीरो बनाना है, राइट हैंड साइड को जीरो बनाना है।
इनको इस तरह से चूज करना है एक्स वाई जेड का फंक्शन सो दैट ये टर्म जीरो हो जाए। ये जो है ना पी क्यू आर तो आपको पता ही होगा गिवन इक्वेशन से, आगे समझ में? पी क्यू आर अगर पता होगा तो आपको गेस करना है इस तरह से कि ये अगर मल्टीप्लाई करें और इनको सम करें तो इट मस्ट बी जीरो। अगर आप ऐसा कर पाते हो, ये देखो ये बड़ा आसान चीजें नहीं है, पीडी बहुत टफ ये है, अभी भी मतलब बहुत कुछ होना इसमें बाकी है। तो इट इज लाइक कि आपको प्रैक्टिस से आएगा, जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे ये आपको आएगा। तो ये गेस कैसे मारोगे आप? ये इनके फॉर्म से पी क्यू आर क्या गिवन है, इसी से आप जो है गेस कर पाओगे कि हमें क्या करना है। बस ये ध्यान देना है कि इस इक्वेशन को देखना है, इस पे ध्यान देना है कि पी पी वन प्लस क्यू क्यू वन प्लस आर आर वन जीरो हो जाए, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाह रहे हैं। तो ये अगर चॉइस लिया आपने, पी पी वन देखो क्या आएगा, वाई बाई जेड एक्स प्लस वाई, ये क्या आएगा एक्स बाई जेड एक्स प्लस वाई। और वैसे ये इसको अगर कर दिया तो 1/z, हाँ -1/z एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और जब इसको क्लब करने जाओगे आप तो यू विल फाइंड दैट दिस इज सेटिस्फाइड फॉर। उनका तो कोशिश करके देखिए। तो अगर इस तरह का चीज आ गया आपके पास, देन यू कैन राइट योर u1। और u1 क्या था, यहाँ पे था du1 वाज दिस वन, p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dj। तो u1 क्या हो जाएगा, इनको इंटीग्रेट कर देंगे, यही करते हैं ना, कंप्लीट एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो du1 का इंटीग्रेशन u1 हो जाएगा, एंड u1 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो u1 एक्स वाई जेड लिख दिया। उधर राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहां पे तीन टर्म है तो तीनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यही p1 है, p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz। यहां ध्यान देना है कि ये जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक तरह से पार्शियली इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना? तो यहाँ Yes, सिर्फ x ये जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 1/z, dx का इंटीग्रल x होता है तो आपको पता है, तो ये x बाई जेड हो गया, ये y बाई जेड हो गया, ये x प्लस y बाई जेड हो गया इक्वल टू 0। So this will give you, अगर इनको क्लब करें so it is going to give you equation of this form। तो यहां से एक कर्व मिला, u1 xyz इक्वल टू c आया। यहाँ पे हम कह रहे थे ना, शुरुआत किए थे हम लोग कि हम दो ऐसा कर्व चाह रहे हैं, u1 और u2, तो एक इस तरह से मिला। अब आपको एक दूसरा चॉइस लेना पड़ेगा। अब आप दूसरे चॉइस पे आइए। तो दूसरा चॉइस जब लेना है तो फिर से वही सेम स्टोरी है, आपको इस तरह से लेना है कि अगेन p1 प्लस q1 प्लस r1 जीरो हो जाए, तो दिस टाइम इट हैज चूजन इन दिस फॉर्म। जब इस फॉर्म में लेंगे तो आप अगेन देखोगे कि जीरो ही आएगा, एंड देन यू कैन अगेन इंटीग्रेट योर इक्वेशन du1 इक्वल टू du2 इस बार बोलिए उसको, तो du2 इक्वल टू p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz। तो यहां से जो है आप जब इसको पुट करके इंटीग्रेट करोगे यू आर गोइंग टू गेट इट इन दिस फॉर्म, एंड दिस इज नथिंग बट c2। तो यहीं से यही इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग, u1 इक्वल टू c1 और u2 इक्वल टू c2 लिख देंगे। u1 क्या आया था, देखिए ये वाला था, ठीक है ना? अब दोनों जगह c तो लेंगे नहीं, दो पैरामीटर फैमिली हमको चाहिए, तो पैरामीटर चेंज करेंगे। दिस विल बी मल्टीप्लाइड हियर, 2 से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्यों? ये कांस्टेंट बस चेंज हो रहा है, तो मान लो c/2 आ जाएगा, c/2 को c1 डिनोट कर देंगे। तो ये यहां से क्या एक मिला, x प्लस वाई इक्वल टू c1z। इस वाले से क्या मिलेगा, इसको जो है मान लीजिए जो है अगेन c लेंगे या c डैश लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट x² माइनस y² इक्वल टू c। आ गए ना दो कर्व, तो
पैरामीटर फैमिली या कर्व आ गए। अब एक चीज और आप कर सकते हो, हम लोगों को क्या चाहिए था, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व चाहिए था। यहां से आप देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू C1Z है, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू C2 लिख सकते हैं। यस सर। अब x प्लस वाई को रिप्लेस कर दीजिए C1Z से, तो C1 C2 में एक इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। तो हमको क्या मिला, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। यही जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एंड करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, ये लैग्रेंज इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि PP प्लस QQ इक्वल टू R फॉर्म का होगा। तो ये तो इंस्पेक्शन से आया, यही मोर और लेस आइडिया जो है आपको लैग्रेंज मेथड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है कई सारे फॉर्म हैं, मैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देता हूं, ठीक है। एक तो तरीका ये था, दूसरा आप देखो मेथड 2, सपोज दैट वी आर एबल टू फाइंड, देखिए हम यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा हुआ है एबल टू फाइंड, अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो 3 फंक्शंस हम लोग P1 Q1 R1 पा जाते हैं, सो दैट अगर ये 2 रिलेशन है हमारे पास, ठीक है ना, एक बार P1 Q1 R1 जैसे ऊपर लिया है चॉइसेस, तो उनके लिए अगर ऐसा होता है कि दिस इज D ऑफ W1, मतलब एक फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशियल आ जाए, अगर आप इस चीज को देखो तो ऐसे ही एक और सेट ऑफ फंक्शंस मिल जाए जो कि इसको सेटिस्फाई करे, देन जो सॉल्यूशन होगा, देन this ratio, you can look at this ratio, they are going to be same as this and this will be represented as this, दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसलिए। एंड इन दैट केस ये जो है इसका राइट हैंड साइड dW1 था, इसका राइट हैंड साइड dW2 था, तो dW1 विल बी dW, और dW1 इक्वल टू dW2 आ गया, तो अब इंटीग्रेट आराम से कर पाएंगे, और अगेन यू विल बी हैविंग द सिमिलर स्टोरी। देखिए ये चीजें इतनी आसान नहीं है, इनका डेरिवेशन पे जाएंगे, इट इज क्वाइट टफ। सो सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा मेथड के बारे में जानना है कि अगर आप जो है इस तरह से फंक्शंस पा जाते हो और ये चीजें होल्ड करती है, तो ऑफ कोर्स जो है ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसको हम लोग बाद में ये कह रहे हैं सच दैट दिस इज देयर is also an exact differential, since this ratio, अगर ये रेशियो निकालने जाए, ये रेशियो आप निकालोगे तो it will be same as this one, और वही इसके लिए भी आएगा, तो ये इसलिए ये होगा, and therefore dW1 will be dW2 and after integration you will, तो इसको भी अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से समझ सकते हो। सपोज यू आर डीलिंग विद दिस वन अगेन, अगर PQR इस, तो PQR यहाँ पे ये वाले से कंपेयर करके लिख सकते हैं, इसको नीचे लाना पड़ेगा Z को, तो इट इज गोइंग टू बी देन फॉर व्हाट डू वी ऑब्जर्व, P प्लस Q इज गोइंग टू बी, X और X कैंसिल हो जाएगा, 2y आ जाएगा। तो अगर हम लोग P1 को 1, Q1 को 1 और R1 को 0 चूज कर ले, तो dx देखिए P1 जो है 1 है, Q1 1 है और R1 0 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, P1 dx Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन P1 प्लस Q1 प्लस R1, तो आपको ये मिलेगा। देखो P1 क्या है, P इंटू P1 इज 1, तो 1P और 1Q, तो P प्लस Q 2y, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। R1 को 0 लिया, इसलिए थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, एंड दिस इज सेम एज dy अपॉन x प्लस y, dy अपॉन x प्लस y, इस वाले के बराबर, और इस वाले के बराबर हो गया। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू कैन इंटीग्रेट इट, यहां से आप देख सकते हो ये जो है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल देगा। देखो x प्लस y
dx plus dy equal to 2y। इसका डेरिवेटिव निकालिए, आपको यही टर्म मिलेगा, मिलेगा ना। सो यू आर गोइंग टू गेट, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। द रीजन इज दिस वन ओनली कि सर जो है ये चूज कैसे कर रहा है। तो ये अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इवन मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होता है। आप लैग्रेंज मेथड जब करोगे तभी भी यही चीज पाओगे कि किन दो को क्लब करना है और कौन सा जो है ये लेना है। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू सी ऑपरेशन कौन सा लगाएं कि इसके बराबर हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इट इज नॉट सो इजी। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, ये पूरा का पूरा ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर का फॉर्म क्या है। तो जितना ये सिंपल होता है उतना ही आसान होता है गेस करना कि कौन सा ऑपरेशन यूज करें। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस। हाँ सर, वो एक्चुअल में पी क्यू आर जो कैपिटल वो क्या है? फंक्शंस है जी, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई है ना। स्मॉल पी तो समझ में आ गया क्या है, डेरिवेटिव है। स्मॉल क्यू जो है डेरिवेटिव है। कैपिटल पी क्यू आर जो है यही सारे तो है। देखो नहीं फंक्शंस तो लिख रहे हैं जी, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई आया ना। ये जेड भी आ सकता है, इसमें एक्स वाई जेड भी रहता है, लेकिन अभी सिंपल करने के लिए यहाँ एक्स वाई है। इस वाले में देखो जेड आ रहा है आर वाले में, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से चूज कर पाते हो, ये जस्ट जो है थोड़ा थोड़ा अभी जो है बस एक ओवरऑल आइडिया लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का हम लोगों ने ये रिलेशन मिल गया, इस चॉइस के लिए मिला है, ये ध्यान देना है। तो इस चॉइस के लिए हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। सो अगर इसको जो है देखो तो हम लोगों को क्या करना था, एक कंप्लीट डिफरेंशियल बनाना था, DW1 बनाना था, याद है ना। तो DW1 तो तभी बनेगा, इसको कंप्लीट डिफरेंशियल है कि नहीं है ये देख सकते हो। तो इसको क्या करते हो, देखो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बच गया, और उसके बाद इसको डिफरेंशियल dx प्लस dy, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2y। अब इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं आराम से, इस 2 को इधर ले जाएंगे। तो यू कैन राइट इट सॉल्यूशन एज x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर लाए, माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रल इक्वल टू सम c1, और इसको इसी को u1 बोलते हैं। फिर सेकंड चॉइस लीजिए। यही काम हम लोगों को लैग्रेंज मेथड में करना भी पड़ेगा, वहां पे भी 2-2 चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगा तो वहां पे भी मुश्किल होगा। तो अगेन वी आर टेकिंग दिस चॉइस, और इस चॉइस के लिए हम लोगों को ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। और ये वाले रिलेशन में आप देख सकते हो कि ये भी कंप्लीट डिफरेंशियल हो जाएगा। x dx है, माइनस y dy है, प्लस z dz है। यहाँ पे किसका कंप्लीट डिफरेंशियल है, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, हाफ डी ऑफ जैसे आप लिखे थे, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस कर्व। और अगेन जो है एक यहां से आ गया है और एक यहां से आ गया, 2 कर्व हमारे पास मिल गए। तो कभी कभी क्या होगा कि आप जो है हो सकता है एक वेरिएबल को दूसरे के लिए सॉल्व ना कर पाओ। जैसे उस वाले में हम लोग x प्लस वाई मिल गया था और रिप्लेस करके C1 C2 में एक इक्वेशन मिल गई थी। यहाँ नहीं होगा तो इनको दोनों को अलग अलग लिखना होगा। इसको बोलते हैं, लास्ट में आप देखोगे एफ ऑफ दिस कॉमा दिस इक्वल टू 0 लिख देंगे, वही जो है इंटीग्रल कर्व हो जाएगा, जो कि सॉल्यूशन बोलते हैं। अब तो लग रहा है उसमें और डिटेल में फिर बाद में आना ही है, तो बताएंगे। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व निकालें। तो या तो वो सिंगल इक्वेशन में आए या 2 अलग अलग इक्वेशन में आए। अगर इम्प्लिसिट है तो 2 अलग अलग इक्वेशन में आएगा,
अगर जो है इम्प्लिसिट ज्यादा नहीं है देन वी कैन गेट इट इन टर्म्स ऑफ। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, टाइम इज ओवर, और अगली क्लास भी लेनी है मुझे, अभी ज्योमेट्री वाला पढ़ाना है। मैं भेज दूंगा इसको, आप लोग जब खुद से पढ़ोगे थोड़ा तो और चीजें समझ में आएंगी, और इसके पहले के भी नोट्स मैं भेज दूंगा जो 1 2 3 पीडीएफ था कि इंटीग्रल कर्व होता क्या, ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कर दो। सर ये राज सिंह आनंद की बुक में होंगी? नहीं, ये नोट्स जो है बड़ा, हाँ थोड़ा सा एडवांस टाइप का नोट्स है, मैं पढ़ाता सर इरविन क्रेजी की बुक में है सर। हाँ क्रेजिंग में थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है सर क्रेजी की बुक सही होती है सर पीडी के क्रेजिंग लिए? की बुक बहुत सही है, पीडी नहीं सबके लिए सही है, अप्लाइड पोर्शन के लिए सबके लिए सही है, ठीक है। वो 4th सेमेस्टर तक आपको वो जो है 4th सेमेस्टर में तो वही होता है, वो इवन जो है मैथमेटिकल मेथड्स वाला जो पोर्शन है वो भी उसमें आता है, प्लस ट्रांसफॉर्म वगैरह ना। क्रेजिक से पढ़ो। सर ये टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ओके।